हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 मतलब फेमा करेंगे आज हम लोग। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत मुश्किल से समझ आता है बच्चों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि फेमा आखिर होता क्या है और हमें इसमें क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं कंपनीज़ को, सब कुछ देखेंगे धीरे धीरे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब शुरू करते हैं फेमा। सबसे पहले देखते हैं ये फेमा एक्ट आया कहाँ से। सबसे पहले 1974 में 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में। उसके बाद सबसे पहले एक्ट बना फेरा 1974। आपको पता ही होगा फेमा से पहले फेरा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था ये। इसमें अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज में कोई भी गलती करता है, कोई भी घपला करता है तो उसको फ़ाइन के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी होती थी, जेल भी होती थी। लेकिन फेमा में जेल हटा दी गई है, सिर्फ फ़ाइन लगता है। तो ये फेरा जो था, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, अब फेमा आ गया। फेमा थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट है, वो भी स्ट्रिक्ट है, ऐसी बात नहीं है स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन फेरा के मुकाबले बहुत कम स्ट्रिक्ट है। और 1947 से 1991 तक स्ट्रिक्ट इकोनॉमी थी। उसके बाद 1991 में लिबरलाइजेशन आया, 1991 से फ्री इकोनॉमी आई। उसके बाद 1999 में फेमा बना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये था हिस्ट्री। हम पहले क्या पढ़ते थे, फेरा पढ़ते थे, अब क्या पढ़ेंगे, फेमा पढ़ेंगे। क्योंकि अब फ्री इकोनॉमी है तो हमने लॉ को भी थोड़ा सा लाइट बनाया फ्री इकोनॉमी को देखते हुए। अब सबसे पहले डिफरेंस पढ़ेंगे, फेरा में और फेमा में डिफरेंस क्या क्या है। एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछेगा। कई बार क्या होता है, पूरे फेमा में से कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ डिफरेंस पूछ लेता है, फेरा में और फेमा में डिफरेंस बता दो। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, बच्चे सब कुछ पढ़ जाते हैं, पूरा एक्ट पढ़ लेते हैं, लेकिन डिफरेंस पढ़ना भूल जाते हैं और 5 नंबर वहीं ज़ीरो हो जाते हैं। तो ये वाला जो है टॉपिक, ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। फेरा में टोटल 81 सेक्शंस थे, फेमा में कितने सेक्शन है, 49 सेक्शन है, सिंपल। और फेरा में सेकंड पॉइंट क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ मेंसरिया की प्रिजम्पशन थी। मतलब ऐसा मान लिया जाता था कि गिल्टी माइंड है। अगर किसी ने जानबूझ के नहीं करा घपला, फिर भी मान लिया जाता था इसने जानबूझ के ही करा है। लेकिन फेमा में प्रिजम्पशन नहीं ली गई है मेंसरिया की। प्रूफ करना पड़ेगा कि मेंसरिया है या नहीं है। प्रिज्यूम नहीं करेंगे हम लोग कि इसको गिल्टी है या नहीं, गिल्टी है, प्रूफ करना पड़ेगा कि गिल्टी है या नहीं है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फेरा में क्या होता था, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट। फाइन तो लगता ही था, साथ में जेल भी होती थी। अब फेमा में क्या होता है, सिर्फ फाइन लगता है, फाइन ओनली, बट इफ़ नॉट पेड फाइन देन इम्प्रिजनमेंट। अगर फाइन पे नहीं करा तो इम्प्रिजनमेंट होगा, नहीं तो इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। फेरा में क्या था, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट, बट फेमा में क्या है, सिर्फ फाइन लगता है, अगर फाइन पे नहीं करा तो इम्प्रिजनमेंट होती है, सिंपल। उसके बाद इसमें अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके नीचे आरबीआई, फिर ईडी क्या होता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये हैं इसमें अथॉरिटीज़ थी फेरा में। फेमा में भी सेम अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई एंड ईडी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि फेमा में टोटल 49 सेक्शंस होते हैं, 2 सेक्शन तो यहीं पे कवर हो जाते हैं। एमओएफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेक्शन 46 ऑफ द फेमा ऑथराइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को टू मेक रूल्स। सिंपल हो गया सेक्शन, एक सेक्शन तो नहीं खत्म। दूसरा सेक्शन 47 ऑथराइज करता है आरबीआई को टू मेक रेगुलेशंस, सिंपल। सेक्शन 46 ऑथराइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को टू मेक रूल्स, एंड आरबीआई सेक्शन 47 ऑथराइज करता है आरबीआई को टू मेक रेगुलेशंस। और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का क्या काम होता है, ये इंस्पेक्शन करता है कि फॉरेक्स में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है। ईडी के 2 काम होते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के 2 काम है, इंस्पेक्शन करेगा कि फॉरेक्स में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। दूसरा, डिफ़ॉल्ट करा तो पेनल्टी पे करी है या नहीं करी। अगर डिफ़ॉल्ट करा तो ये पेनल्टी लगाता है ईडी और चेक करता है कि पेनल्टी पे करी है या नहीं करी, सिंपल। बहुत ईजी है ये, कोई मुश्किल नहीं था डिफरेंस। एक बार दोबारा देख लेते हैं डिफरेंस में क्या होता है। फेरा में 81 सेक्शंस होते हैं, फेमा में 49, और इसमें मेंसरिया प्रिज्यूम करा जाता है फेरा में। फेमा में मेंसरिया नहीं प्रिज्यूम करा जाता,
इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेंसरिया प्रेजेंट था या नहीं था। फेरा में फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट होता था, अब सिर्फ फाइन होता है फेमा में। अगर फाइन पे नहीं करा तो इम्प्रिजनमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सिंपल। उसके बाद इसमें अथॉरिटीज़ थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई और ईडी। इसमें भी सेम अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, ईडी। अब 2 सेक्शन हमने 49 में से 2 सेक्शन पढ़े। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेक्शन 46 ऑथराइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को टू मेक रूल्स, और सेक्शन 47 ऑथराइज करता है आरबीआई को टू मेक रेगुलेशंस। और ईडी का क्या काम है? ईडी कौन होता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। इसका काम क्या है? इंस्पेक्शन करता है कि फॉरेक्स में कोई गड़बड़ तो नहीं है। दूसरा, डिफ़ॉल्ट करा तो पेनल्टी लगाता है। सिंपल, इजी। अब हम इसमें 2 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने डिफरेंस बताया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब एक और चीज़ पढ़ेंगे हम, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आ सकता है डिफरेंस। व्हाट इज़ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ऐसे भी आ सकता है। इस पर केस स्टडी भी आ सकती है, आपको कुछ पॉइंट्स बता देंगे, आप बताओ ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। सिंपल। और डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकता है इससे। अब हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक पीआरआई कौन होता है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करे जिसकी वजह से आउटसाइड इंडिया उसकी असेट्स या लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, ऐसी ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नहीं समझ में आया? मैं फिर से बताती हूँ। एक पीआरआई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एक पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया में रहता है वो, ठीक है। वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसकी वजह से आउटसाइड इंडिया उसकी असेट बढ़ रही है या कम हो रही है, या फिर लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। जैसे कि वो कोई लैंड बेच रहा है तो उसकी असेट क्या हो रही है? कम हो रही है ना, असेट कम हो रही है, कैश बढ़ रहा है, असेट बढ़ रही है, कम हो रही है, ऐसे सिंपल इजी तरीके से। ऐसी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहा है पीआरआई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जिसकी वजह से आउटसाइड इंडिया उसकी असेट्स या लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। या फिर उल्टा, अगर कोई पीआरओआई, इफ़ एनी पीआरओआई की असेट या लाइबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है इंडिया में, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। पीआरओआई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसकी वजह से इंडिया में उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और ऑल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड अनलेस अलाउड। सारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड होती है, कुछ अलाउड होती है। हम पढ़ेंगे कौन कौन सी अलाउड है। सारी की सारी प्रोहिबिटेड है, कुछ अलाउड है, वो पढ़ेंगे कौन कौन सी अलाउड है। ठीक है, समझ आया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब पढ़ेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है। एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से असेट्स से लायबिलिटीज बढ़ या घट नहीं रही, उस वाली ट्रांजैक्शन को छोड़ के सारी ट्रांजैक्शन क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, ऐसी कोई भी पीआरआई, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसकी वजह से उसकी असेट्स या लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया में बढ़ रही हैं या घट रही हैं। या फिर पीआरओआई ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसकी वजह से इंडिया में उसकी असेट्स या लायबिलिटीज बढ़ रही है, घट रही हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड, ऑल द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड अनलेस अलाउड। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन उसका उल्टा होता है, एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को छोड़ के जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। और ऑल द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर अलाउड अनलेस प्रोहिबिटेड, ये सारी ट्रांजैक्शन जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है वो सारी की सारी अलाउड होती हैं अनलेस प्रोहिबिटेड। तीन तरह की करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। एक तो प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विद सीजी अप्रूवल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन विद आरबीआई अप्रूवल। 3 शेड्यूल है, ये तो आपको पता होगा कि हमने 3 शेड्यूल पढ़ते हैं। प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन पे शेड्यूल 1 लगता है, शेड्यूल 1 में दे रखी है, कुछ लिस्ट दे रखी है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। और
विद सीजी अप्रूवल। कुछ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो शेड्यूल 2 में लिस्ट दे रखी है। एंड कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो शेड्यूल 3 में दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल 1। सबसे पहले प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी है। शेड्यूल 1 पढ़ेंगे हम, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये है शेड्यूल 1। सबसे पहले ट्रेवल टू नेपाल भूटान। ये इसका मतलब क्या है? प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब पहला लिखा है ट्रेवल टू नेपाल भूटान। क्या नेपाल भूटान जा नहीं सकते? जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फॉरेक्स नहीं मिलेगा। हम फेमा पढ़ रहे हैं तो हम हर चीज़ किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? फॉरेन करेंसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, फॉरेन करेंसी को क्या बोलते हैं? फॉरेक्स बोलेंगे हम आपसे। ठीक है, पहला क्या है? प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ट्रेवल टू नेपाल भूटान। नेपाल भूटान जा नहीं सकते? जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फॉरेक्स नहीं मिलेगा, आपको फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, मतलब इसके लिए फॉरेक्स नहीं मिलेगा। इंडियन करेंसी चलती है वहाँ, लेके जाओ रुपया, वो चल जाएगा। सिंपल। दूसरा, ट्रांजैक्शन विद सिटीजन और एंटिटी ऑफ नेपाल भूटान। या तो हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं नेपाल भूटान, या फिर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वहाँ पे किसी सिटीजन के साथ, किसी एंटिटी के साथ ऑफ द नेपाल भूटान। ठीक है, उसके लिए फॉरेक्स नहीं मिलेगा। इंडियन करेंसी चलती है नेपाल भूटान में, वो लेके जाओ, वो चल जाएगी। अब हम पढ़ेंगे अदर ट्रांजैक्शंस। और ट्रांजैक्शन जो इसमें लिखे हैं शेड्यूल 1 में लिखे हैं। अब इन सब के लिए भी नहीं मिलेगा फॉरेक्स। ठीक है, पहला पढ़ते हैं रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग। रेमिटेंस मिली आउट ऑफ लॉटरी विनिंग। इंडिया में हमने लॉटरी से पैसे जीते, उस पैसे का फॉरेक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग क्या होता है कि इंडिया में हमने लॉटरी खेली और हम जीत गए। अब वो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमें कैश मिला है, पैसा मिला है लॉटरी का, उसके बदले हमें फॉरेक्स दे दो, आप डॉलर दे दो, पाउंड दे दो, वो हम मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए फॉरेक्स नहीं मिलेगा, आपको इंडियन करेंसी रखनी पड़ेगी। सिंपल। दूसरा, रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग एक्सेट्रा। रेसिंग राइडिंग से भी पैसा मिला है, हमने रेस में सट्टे लगाते हैं ना लोग, रेसिंग में पैसा लगाते हैं, राइडिंग में, हॉर्स राइडिंग में पैसा लगाते हैं, उससे भी जो पैसा आप अगर जीत गए हो वो भी, उससे भी फॉरेक्स नहीं मिलेगा। सिंपल, बहुत इजी है ये, अगर ध्यान से समझोगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तीसरा, रेमिटेंस फॉर परचेज। अब क्या मिल रहा है हमें? रेमिटेंस चाहिए फॉर परचेज, खरीदने के लिए। क्या? लॉटरी टिकट, बैंड मैगजीन, फुटबॉल, पूल्स, स्वीप स्टेक्स एक्सेट्रा। अब क्या कह रहे हैं हम? पहले तो हमने पढ़ा कि लॉटरी विनिंग हम जीत चुके हैं इंडिया में, या फिर हमने रेसिंग राइडिंग से पैसा जीता है, उसके बदले हमें फॉरेक्स चाहिए, वो तो मिलेगा ही नहीं। अब हमें पैसा चाहिए वहाँ पे जाके लॉटरी टिकट खरीदने के लिए, उसके लिए भी पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो जीती है उसका भी पैसा फॉरेक्स में नहीं मिलेगा, और हमें बाहर जाके खरीदनी है उसका भी पैसा नहीं मिलेगा फॉरेक्स में, उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा। सिंपल। और स्वीप स्टेक्स क्या होता है? स्वीप स्टेक होता है, कैसीनो होते हैं, जुआ होता है, पत्ते खेलना, इसको जो ताश वगैरह खेलते हैं वो होता है स्वीप स्टेक्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर होली ओन्ड सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनीज। अब देखते हैं, एग्जांपल समझते हैं क्या बोल रही है। ठीक है, एक इंडिया में माइक्रोमैक्स है और यूएसए में एप्पल है। माइक्रोमैक्स एप्पल के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहता है, तो इसने क्या करा, एक एजेंट को अपॉइंट करा, उसने बोला कि आप हमारा जॉइंट वेंचर करवाओ। तो टॉम ने बोला, टॉम एजेंट है, इसने बोला कि मैं आपका जॉइंट वेंचर तो करा दूंगा, लेकिन इसके लिए कमीशन लूँगा। तो ठीक है, अब इंडिया का जो माइक्रोमैक्स है वो जॉइंट वेंचर करेगा एप्पल के साथ। इंडिया ने क्या करा, $500 लगाया जॉइंट वेंचर में, यूएसए ने मतलब एप्पल ने भी जॉइंट वेंचर में $500 लगाए। अब जो इंडिया में लगाए, इंडिया वाला जो लगाएगा $500, वो $300 तो कैश में देगा और $200 की प्लांट एंड मशीनरी देगा। ठीक है, $300 पे जो कैश देगा, इस पे जो कमीशन देगा टॉम को, ये तो अलाउड है, इसके लिए फॉरेक्स मिल जाएगा। लेकिन जो प्लांट एंड मशीनरी लाएगा वो $200 की, उस पे भी तो उसको कमीशन देनी पड़ेगी टॉम को, है ना। जितना वो पैसा लगा रहा है उसके हिसाब से $500 पे तो उसको कमीशन देनी पड़ेगी। तो इसको बाइफर्केशन करा कि $300 का तो मैं कैश देता हूँ, बाकी $200 का मैं प्लांट एंड मशीनरी दे देता हूँ। उसने ये डिसाइड करा। जो ये प्लांट एंड मशीनरी लाएगा ना, इस पर कमीशन तो दे सकता है वो, लेकिन उसके लिए फॉरेक्स नहीं मिलेगा, आपको इंडियन करेंसी में कमीशन देनी पड़ेगी। ये लिखा है, इस पॉइंट का मतलब ये है। एक बार देखते हैं,
पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स, पेमेंट किस पे देनी है, कमीशन, पेमेंट किसकी करनी है, कमीशन की करनी है ऑन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स मतलब जो $200 की प्लांट एंड मशीनरी है, मेड टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, वो जो पैसा लगाएगा $500, उसके बदले में इंडिया को क्या मिलेंगे, माइक्रोमैक्स को क्या मिलेंगे, इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। तो क्या ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इन जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी अब्रॉड, अब्रॉड में हो रही है, होली ओन्ड सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर ऑफ द इंडियन कंपनीज। समझ में आया? ये जो $200 की जो प्लांट एंड मशीनरी लगाएगा, इसके ऊपर फॉरेक्स अलाउड नहीं है। आपको इंडियन करेंसी में कमीशन देनी है तो दे दो, इस पर फॉरेक्स नहीं मिलेगा, लेकिन जो कैश है उसमें मिल जाएगा फॉरेक्स। सिंपल, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट। अब रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट क्या होता है मैं बताती हूँ। एक्सेप्ट कमीशन, आप क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट ऑफ कमीशन दे रहे हैं ऑन एक्सपोर्ट्स अंडर रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ टी एंड टबैको। अब देखते हैं रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट क्या होता है। इंडिया और रशिया, रशिया क्या करता है, डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है इंडिया को। इंडिया ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है अभी, तो आप हमें क्या करो, लेटर ऑफ क्रेडिट बन जाता है। इंडिया वाला क्या करता है, ये एवरी ईयर सप्लाई करता है 400 करोड़ ताकि डेट उतर जाए इसका, ठीक है। ये इंडिया वाला क्या करता है, अपने एक्सपोर्टर को एलसी दे देता है और एवरी ईयर सप्लाई करता है गुड्स इसको, ताकि हमारा मतलब रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट बन जाता है। क्या बोलता है कि हम ना, आप हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनको लेटर ऑफ क्रेडिट दे देता है, मतलब जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अपने एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट दे देती है, और ताकि रशिया का जो है सारा उधार चुक जाए, ठीक है। ये होता है रुपीज स्टेट क्रेडिट रूट। उसके बाद पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज, कॉल बैक सर्विसेज भी प्रोहिबिटेड होता है, ठीक है। ये था हमारा फेमा का इंट्रोडक्शन। आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं आपको आगे पूरा चैप्टर बताऊंगी। ये मैंने इसलिए आज कम कराया ताकि जितना कराया उतना याद हो जाए, आपको समझ आ जाए, और आप साथ साथ नोटिंग भी कर लेना। ये थैंक यू वेरी मच।